नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। भारतीय विज्ञान संचारक समूह के फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी और मैं राधा गुप्ता और हमारी पूरी टीम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस विशेष कड़ी संवाद सत्र में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान संचार। क्या ये दोनों महत्वपूर्ण है या इनमें से कोई एक अधिक महत्वपूर्ण है? और आज की इस विशेष चर्चा के लिए हमारे बीच हैं सीएसआईआर निस्पर में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत और सीएसआईआर की प्रतिष्ठित विज्ञान मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति के संपादक डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी, जो 30 वर्षों से विज्ञान लेखन में और विज्ञान संचार में सक्रिय हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी को। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सब आज हमारी चर्चा का विषय है जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान संचार। तो सबसे पहले हम इसी विषय पर शुरू करेंगे कि विज्ञान क्या है? इसके बारे में हम आपसे जानते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है सर। जैसा कि ये इस चर्चा का विषय आपने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान संचार दोनों ही महत्वपूर्ण। ये एक बहुत ही रोचक विषय है और आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक भी है, क्योंकि जहां आज के दिन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके साथ-साथ समाज तक जो वैज्ञानिक अनुसंधान की जानकारी पहुंचनी चाहिए, उन दोनों को लेके एक जागरूकता और एक चेतना का विकास धीरे-धीरे होने लगा है। तो जी, ऐसे समय में इस तरह की बात करना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं भारतीय विज्ञान संचार का जो ये समूह है, इंडियन साइंस राइटर्स कम्युनिकेटर्स ग्रुप, जो कि कोविड महामारी के समय इसका जन्म हुआ था, उस समय की ज़रूरतों को ध्यान में रख के, और अभी तक मेरे ख्याल से 200 से भी ज़्यादा चर्चाएँ इस फेसबुक लाइव के ज़रिए डिजिटल और आभासी जगत में किया जा चुका है विभिन्न विषयों पे। तो जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, तो हम सभी जानते हैं कि सुबह हम जब अपनी आँखें खोलते हैं, तो जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाकलाप होता है, उसमें आप देखें, चाहे वो आप प्रकृति के बीच में, पर्यावरण के बीच में जा रहे हैं या अपने शरीर में, अपने घर के अंदर जो भी गतिविधि को आप अंजाम दे रहे हैं, उन सभी में कहीं न कहीं विज्ञान छुपा हुआ है। विज्ञान बिल्कुल। क्या करता है? विज्ञान एक ऐसा ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकृति में जितने रहस्य हैं और जो नियम और सिद्धांत, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक सिद्धांत काम करते हैं प्रकृति के अंदर, जी, अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, उसको जानने, उसके पीछे जो रहस्य है, उसको उसके ऊपर से पर्दा हटाने या उस रहस्य को उद्घाटित करने और उसके पीछे क्या प्राकृतिक सत्य है, उसको जानने के लिए विज्ञान को एक उपकरण के रूप में, एक टूल के रूप में वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। तो जी, विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट नॉलेज है, जो कि हमें प्रकृति से जोड़ने और प्रकृति और ब्रह्मांड को, हमारे चारों ओर जो कुछ भी प्राकृतिक घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनको समझने का, उनको अंडरस्टैंड करने का एक काम टूल होता है। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे जीवन में विज्ञान पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसके जी। आगे बढ़े तो अगर ये विज्ञान हमारे साथ पहले से ही है तो विज्ञान अनुसंधान क्या चीज़ है? और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ, तो जैसा कि हम सभी ने अपने अध्ययन और अपने पढ़ाई शुरू की, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ, नदी के जी, किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों के बीच में जीवन का विकास हुआ था और जब सभ्यता का विकास धीरे-धीरे हुआ,
तो उसमें उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस रूप में जो आदि मानव थे उन्हें इस रूप में ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जब सभ्यता आगे बढ़ी तो फिर अ, इस विज्ञान और उसके बाद विज्ञान के जितने ब्रांचेज हैं, उसका धीरे-धीरे इवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन जी। इवोल्यूशन के साथ-साथ ज्ञान का भी इवोल्यूशन हुआ और विज्ञान का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि अरस्तु, सुकरात ये जो दार्शनिक हुआ करते थे, वो भी दरअसल वैज्ञानिक थे। अरस्तु ने एक पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को लेके एक किताब लिखी थी। उसमें 500 से ज्यादा ऐसे नए जीवों और जंतुओं का उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करके उनके चित्र के साथ, उनके शरीर की विशेषताओं के साथ उस किताब में वर्णन किया था। और उसके साथ-साथ वो खनिज तत्व, पत्थर और मिट्टी जी। मिट्टी के भीतर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसका हुँ। उन्होंने विवरण दिया था, व्याख्या किया था। पहाड़ जी। किस तरह से बारिश के दिनों में वीदरिंग होके धीरे-धीरे वो छोटे-छोटे खंडों में टूट जाता है, फिर हज़ारों सालों में वो छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो वापस मिट्टी बन जाते हैं। फिर हुँ। मिट्टी में पौधे उगते हैं, फिर पौधे उगने के बाद वो 100, 200, 400 सालों में अभी का जो वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन वापस नीचे मृत्यु हो जाती है उन बड़े पेड़ों की और फिर वो हुँ। जीवाश्म बन जाते हैं। और वो जी। जीवाश्म और जो मिट्टी है वो अगले 1000 वर्षों के दूसरे फेज में वो वापस से पत्थर बन जाता है। तो ये पूरा साइकिल चलता है। मिट्टी पत्थर बन जाती है हज़ारों सालों में और जो स्टोन है वो वापस प्राकृतिक घटनाओं को झेलते हुए जैसे कि आंधी में भी पत्थर के हुँ। जो छोटे-छोटे अंश होते हैं पहाड़ों के, वो धीरे-धीरे वो ह्रास होता है, उसमें डीके होता है। तो वो डीके होने के साथ-साथ वो वापस मिट्टी बनता है और इसमें हज़ारों साल लगते हैं। फिर मिट्टी वापस हज़ारों साल में फिर पहाड़ बन जाती है और जो पौधे या जंतु या पौधे की पत्तियाँ या कोई जंतु अगर उसका वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो मर गया, जी। तो कई हज़ार सालों में वो उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसका एक निशान, उसका प्रिंट पत्थर के बीच में जो वो उसका शरीर दबा रह जाता है, पत्ती का पत्ती गिरने के बाद वो डिके होता है, उसका एक हुँ। जो प्रिंट है वो बन जाता है, उसे ही हम फॉसिल कहते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों का अरस्तु ने फिर सुकरात ने ज़िक्र किया था, अपने दर्शन में, अपने साहित्य में। तो पहले के समय विज्ञान का जो डाइवर्सिफ़िकेशन है, जो डिवीज़न है, आज के समय हम देखते हैं कि अ, बायोलॉजी में बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिर इन दोनों के और भी फर्दर ब्रांच हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फॉसिल साइंस, पैलेंटोलॉजी, हुँ। जियोलॉजी। तो ये जो हुँ। डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, डिविजन्स बने हैं, वो हुँ। पहले नहीं थे। अरस्तु के समय में केवल फिलॉसफी था। इसीलिए जो पीएचडी होती है उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो जी। वो वहीं से लिया गया है। जो मूल संकल्पना है, वो एक ही है कि प्रकृति के ब्रह्मांड के रहस्यों को पता करना है विज्ञान के द्वारा। और जी। विज्ञान एक ब्रॉड टर्म है, एक बहुत व्यापक एरिया है अध्ययन का, ज्ञान जी। विज्ञान का। तो उसमें जब धीरे-धीरे ब्रांच बनाए गए आधुनिक समय में, तो वो फिर आज के समय ढेर सारे ब्रांचेज़ हो गए। लेकिन पहले वो फिलॉसफी ही था। उसमें जंतुओं के फिलॉसफी। बारे में भी फिर उसी मतलब ये फिलॉसफी कहा में जा बात होती सकता थी। है कि समाज को जोड़ने के लिए, समाज को के विकास करने के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ी और वो और डेवलप हो इसके लिए हमें वैज्ञानिक अनुसंधान की भी ज़रूरत पड़ती हाँ, है। तो तो उसमें हाँ, जो शाखाएँ बनी, वो जी। और ज्ञान
के जो सूक्ष्म क्षेत्र थे कि जीवाश्म एक विशिष्ट और सूक्ष्म क्षेत्र है, तो उस जी, तरफ के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा गया। खनिज का अगर अध्ययन करना है तो खनिज का एक अलग विज्ञान हो गया। रेडियो जी, कार्बन का अध्ययन करने का एक अलग ब्रांच है। तो इस तरह से जो डिवीजन बने वो जो मनुष्य है उसके ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही बनाया गया। और इस जितने भी ब्रांचेज हैं, डिसिप्लिन्स हैं, ये हमें हमारे प्रकृति को जानने और अपने शरीर के भीतर जो एक पूरी दुनिया है, मनुष्य का शरीर, जंतुओं का शरीर और पौधों का शरीर, और हुँ, प्रकृति में चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको जानने के लिए हुँ, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी। तो मतलब इन ये जितने भी आपने ब्रांचेज़ बताई, जितने भी क्षेत्र बताए, तो हम इन क्षेत्र से अलग-अलग हम अनुसंधान कर सकते हैं। लेकिन अनुसंधान के लिए कुछ ऐसे कुछ विशेष तत्व होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है अनुसंधान करने के लिए? उनके बारे में अनुसंधान सर। रिसर्च जो होता है, पहले से जो ज्ञात जानकारी है, नोन फैक्ट है, जी, नोन नॉलेज है, उसको दोबारा से सर्च करना, दोबारा अध्ययन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना, उसको ही रिसर्च कहते हैं। और बहुत सारी समय के साथ जो नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आज के समय क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से हमारा हुँ, वेदर प्रेडिक्शन और वेदर जो डिस्टर्ब हुआ है, क्लाइमेट जी, में जो अ, हुँ, व्यवधान उत्पन्न हुआ है, और उसका हुँ, हमारे मानव स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पर, पशुओं पे, पौधों पे क्या असर हो रहा है। पेस्टिसाइड हम जो यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड से हमारे स्वास्थ्य पे क्या खतरा है, पर्यावरण के स्वास्थ्य पे क्या खतरा है, इनको हुँ, लेके जो प्रयोगशालाओं में रिसर्च होते हैं, वो वही मानव कल्याण के काम आते हैं। और ओवरऑल पर्यावरण और इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जो कि दुर्लभ है और अनोखा है, उसको सुचारू रखने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, और जैसा कि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, सस्टेनेबल को संधारणीय जी, संधारणीय विकास के लिए ये जो रिसर्च होता है वो किया जाता है। और बहुत सारे जो भी ब्रांच और डिसिप्लिन मैंने बताया, उन हुँ, सभी ब्रांच में भारत और दुनिया के सभी देशों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। और अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अ, मानव कल्याण और पर्यावरण का संरक्षण, जहाँ जो हमारा आवास है, जो एक वैश्विक जगत है, और उसके चारों तरफ जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, उसके बीच में हम अच्छे तरीके से किस तरह से एक रहने लायक वातावरण बनाए रखें, और हवा, पानी, जलवायु, खनिज तत्व और भोजन हमें सुचारू हुँ, रूप से मिले। हमारे जो मानव सभ्यता के जो पहलू हैं, वो भी धीरे-धीरे उन्नति की तरफ बढ़ें, और मानव कल्याण और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित हो। इन्हीं मूल उद्देश्यों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य देश दुनिया में किया जाता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र जैसे आपने बताए, तो अगर आज की युवा पीढ़ी इसमें अपना करियर बनाना चाहे, तो किस तरह से बनाया जा सकता है? लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी, न्यू जर्सी से और इस वक़्त वहाँ पर सुबह के 6:30 बजे हैं, तो सर गुड मॉर्निंग। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर ने लिखा है, कुछ समय लग गया पटल को खोजने में, सहज ढंग से एक सरस वार्ता, सुंदर संचालन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद हमें धन्यवाद मिलता रहे। सुभाष आपका सुभाष आशीर्वाद लखेड़ा हमें जी। मिलता बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे। डीआरडीओ का एक संस्थान है दीपास, और एक वरिष्ठ विज्ञान लेखक भी हैं, और आम जन में, समाज में वैज्ञानिक जानकारी को साझा करने के लिए पिछले लगभग 50 वर्षों से संलग्न है। जी, और हमारा ये सौभाग्य है कि सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और वैज्ञानिकों के लिए भी सर ने बहुत प्रयास किया है। सर आप दोनों को नमस्कार, आपको भी सर बहुत-बहुत नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सर से पूछते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपना करियर किस तरह से बना सकती है वैज्ञानिक अनुसंधान में? अभी 2005 में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया साइंस रिपोर्ट, जी, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER। उनका एक कंक्लूजन था, पूरे देश में उन्होंने सर्वे किया था और छोटे जो बच्चे हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो बड़े विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, जी, विज्ञान शिक्षक हैं, इन सभी वर्गों के बीच में उन्होंने एक सर्वेक्षण कराया था। तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि जो विज्ञान के शिक्षक हैं वो अपने स्कूल के, अपने क्लास के बच्चों में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, विज्ञान के सब्जेक्ट्स को पढ़ने और विज्ञान की शिक्षा अर्जित करने के लिए जो एक स्वाभाविक ललक है, उसको जी, ऊर्जा देने, उसको संबल दे करके उन्हें उस दिशा में, विज्ञान शिक्षण, विज्ञान अनुसंधान की दिशा में आगे जाने के लिए जो उनकी भूमिका होती है, उसका वो ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में ये एक बात सामने आई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो दिखाई दे रहा है कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम जिसे आजकल कहा जाता है, इन जी, सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी आगे आ रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस भी एक क्षेत्र है, IT एक बड़ा क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और शोधार्थी अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे नए क्षेत्र हमारे सामने हैं और अपार संभावनाएं हैं। तो विद्यार्थियों को अपने घर से पहली जो प्रेरणा है, उन्हें अपने घर से मिलती है। तो सभी जो अभिभावक हैं, माता-पिता हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन हैं, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सबसे पहले अपने विद्यार्थी, अपने जो बच्चे हैं, अपने अनुज हैं, अपने पुत्र हैं, उनको अपनी बेटियों को, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। शिक्षक का जो स्थान है, वो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले चीनी कहावत है कि माता-पिता पहले शिक्षक होते हैं किसी भी बच्चे के, जी, क्योंकि घर के भीतर जो उन्हें शिक्षा मिलती है, वो उनकी पहली पाठशाला होती है। दूसरी पाठशाला वो होती है जो जिस स्कूल में वो जाते हैं और वहाँ के शिक्षक उस बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो पहली पाठशाला जो कि हमारा घर है, वहाँ पे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उस बच्चे के भविष्य का, उसके संस्कारों का, उसके विचारों का, उसकी मनोवृत्ति का जो विकास करने में मददगार साबित होते हैं, वो उसके अपने होते हैं, जो उसके माँ-बाप हैं, उसके भाई-बहन हैं। तो वहाँ से शिक्षा शुरू होनी चाहिए। सामाजिक शिक्षा भी ज़रूरी है, हमारी सांस्कृतिक शिक्षा भी आवश्यक है और साथ में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए और देश को पूरे दुनिया के पटल पे एक वो स्थान दिलाने के लिए हमारे सभी भारत के बच्चों का, विद्यार्थियों का एक सपना होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भी इस बात को हर मंच से बच्चों को प्रेरित करते हुए इसकी घोषणा वो करते थे कि आपको अपने देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए और मानवता के लिए काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ के। तो जी, संभावनाएँ अपार हैं, स्पेस साइंस है, स्पेस साइंस के अंदर इसरो पूरी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हुँ, गगनयान और चंद्रयान की जो सफलता है, चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पे गया, वो हम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने। और अभी इस 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में गगनयान, अंतरिक्ष यान के द्वारा हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं, तो वो भी एक कीर्तिमान रचेंगे।
तो विद्यार्थियों के सामने, बच्चों के सामने ढेर सारी संभावनाएं हैं। केवल उन्हें एक संकल्प के साथ, एक विश्वास के साथ, एक वादे के साथ अपने परिवार के लिए, अपने माता-पिता को वो अगर समझते हैं कि इनके सपने को पूरा करें या अपनी भारत माँ के सपने को पूरा करने के लिए, अपने देश के लिए देश के लिए। उन्हें काम करना चाहिए। और विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये सीधा-सीधा मानवता से और मानव कल्याण से जुड़ता है, सामाजिक कल्याण से जुड़ता है और राष्ट्रीय, जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति से जुड़ता है। बहुत सही कहा सर आपने। विज्ञान सच में मानव कल्याण से ही जुड़ा हुआ है और अभी तक जितना विकास हुआ है, जैसे आपने आदिकाल से शुरू किया और आज तक जितना विकास हुआ है, वो सब विज्ञान के कारण ही हुआ है। इसीलिए शायद हमारे संविधान में भी 51 ए में लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सूझबूझ ये प्राप्त करना एक बच्चे का मौलिक अधिकार है और ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये सब हमें प्राप्त हो। लेकिन क्या वैज्ञानिक अनुसंधान से ही ये चीजें हम जनता तक या जनसाधारण तक पहुंच सकती है, या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसको लोगों तक पहुंचाएं? जैसे कि आपने गगनयान की बात भी की, तो इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या एक अलग से कुछ इसका लोकप्रियकरण के लिए कुछ बनाया गया है या कुछ सोचा गया है? इसके बारे में सर आप प्रकाश डालिए थोड़ा। दो दो क्षेत्र हैं। एक है वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण। अध्यापक, शिक्षक, प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में विज्ञान की, तकनीक की शिक्षा देते हैं और उसका रिसर्च जी। कराते हैं। और हम्म। एक रिसर्च जो हार्डकोर रिसर्च है, वो प्रयोगशालाओं में होता है। जैसे हम्म। कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के 37 लेबोरेटरीज हैं पूरे कंट्री में। मिनिस्ट्री जी। ऑफ अर्थ साइंस के 16 या 17 प्रयोगशालाएं हैं पूरे देश में, जो कि पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती हैं। जी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में भी कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट पे काम करती हैं, रिसर्च करती हैं। इसी तरह से इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस साइंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रिसर्च करता है। और जी। DRDO डिफेंस रिसर्च पे काम करता है। तो हम्म। इसी प्रकार के जो 8-9 प्रधान विभाग और मंत्रालय हैं भारत सरकार के, इंडियन हम्म। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये दोनों विभाग स्वास्थ्य पे रिसर्च करते हैं पूरे देश के अंदर। और अभी कोविड महामारी के समय DHR और ICMR ने कोविड की वैक्सीन बनाने में और कोविड की रोकथाम के लिए ढेर सारे प्रयोग और अनुसंधान किए थे और बहुत सारी सफलताएं और उपलब्धियां दर्ज की थी। तो एक क्षेत्र हो गया शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का, जो प्रयोगशालाओं में होती है और जी। विश्वविद्यालय और विद्यालयों में होती है। दूसरा क्षेत्र है, दूसरा पहलू है, इस जो अर्जित विज्ञान का जो एक कंटेंट है, उसको समाज के पास, समाज से जोड़ना, समाज जोड़। तक लेके जाना, आम जी। जन तक लेके जाना। हम्म। तो अ, कई बार जो वैज्ञानिक हैं उनको लगता है कि वो वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बस उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रगति के लिए कर रहे हैं, ये जी। महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। लेकिन एक और जिम्मेदारी इस वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी आपने अपनी चर्चा में आर्टिकल 51AH का जिक्र किया, जो कि भारतीय संविधान में आजादी के बाद इसको लागू किया गया था। हमारा, हम सभी भारत के नागरिकों का ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि समाज के अंदर, आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार, सूझबूझ की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और हम्म। मानवता का विकास करना हम सभी नागरिकों का, भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ये हमारे संविधान में दर्ज है। तो जी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अनुच्छेद 51AH, ये हमें वैज्ञानिक अनुसंधान को, वैज्ञानिक जानकारी को समाज तक लेके जाने की वकालत करता है। तो जी। इसमें
विज्ञान का शिक्षक और वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं प्रयोगशालाओं में, उनका भी एक मौलिक और नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी माध्यम हो जनसंचार का, उसके जरिए उनको अपने अनुसंधान की जानकारी समाज को प्रेषित करनी चाहिए, आम जनता को देनी चाहिए। कई बार बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं विभागों में, प्रयोगशालाओं में, नेशनल हम्म। सिक्योरिटी की बात होती है, राष्ट्रीय जी। सुरक्षा की बात होती है, डिफेंस हम्म। रिसर्च को लेके खास तौर पे ये बात होती है। तो वो हम्म। जानकारी जो एक लिमिटेशन है, जो सीमा है, वहीं तक दी जा सकती है जैसा कि गाइडलाइन में कहा गया है। लेकिन जी। जो मानव कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, वो जो आम जनता है उसके टैक्स, उसका जो कर है, उसी से उस प्रयोगशालाओं का काम चल रहा है। उसमें जो संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें संसाधनों को एकत्र करके वो प्रयोग किया जा रहा है, वो हम्म। आम आम जनता का ही है वो। इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, वो समाज को बताया जाए, आम जनता को बताया जाए। तो दूसरा जो एक ग्रुप है, एक मानव संसाधन है, जो वैज्ञानिकों से अलग अ, वैज्ञानिक जानकारी को, अनुसंधान की जानकारी को समाज तक ले जाने का काम करता है, वो है विज्ञान संचारक। और जो वो काम करते हैं उसे विज्ञान संचार या विज्ञान लोकप्रियकरण कहते हैं। और सीएसआईआर की जो एक प्रयोगशाला है, जो कि 1951 में स्थापित हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, वो भी यही काम करती है। और उसके साथ साथ एविडेंस बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के पॉलिसी रिसर्च का काम भी करती है। इसके अलावा एनसीएसटीसी, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डीएसटी, भारत सरकार के अंदर एक परिषद है, काउंसिल है, जी। वो भी जी। साइंस कम्युनिकेशन का ही काम करती है। हर एक राज्य में लगभग एक स्टेट एसएनटी काउंसिल है, वो भी विज्ञान संचार लोकप्रियकरण का काम करती है। तो ये विज्ञान संचार का काम भी वैज्ञानिक अनुसंधान जितना ही समांतर रूप से महत्वपूर्ण है। कोई एक काम महत्वपूर्ण है, दूसरा सब स्टैंडर्ड है, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। उनका कार्य का जो स्वरूप है वो दोनों का अलग अलग है। कई वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको भी हमें देखना चाहिए और उनका अनुकरण करते हुए समाज तक विज्ञान संचार के द्वारा वैज्ञानिक जानकारी पहुंचानी चाहिए। तो मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ उसका विज्ञान संचार होना बहुत ज़रूरी है, उसका लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपसे अगले प्रश्न में हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान संचार किस-किस तरीके से किया जा सकता है? और उससे पहले हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी अभिव्यक्ति जी जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ती हैं और मुझे लगता है हर सेशन देखती हैं, आपको हार्दिक बधाई। लेकिन आपका नाम मेरी अभिव्यक्ति तो नहीं है, मैं चाहूँगी आप अपना असली नाम भी यहाँ पर लिखें। और आदराम नायक जी, आपका जुड़ने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आदराम नायक जी बहुत अच्छे विज्ञान लेखक हैं और बहुत सारी विज्ञान कविताएँ, विज्ञान लेख, गल्प, विज्ञान ये सब लिखा करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष चंद्र जी लिख रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, यह लो जान पीछे रहेगा देश बिन विज्ञान, चाहेंगे हम देश से अज्ञान दूर हो तम, यत्र व तत्र विज्ञान का प्रकाश फैले सर्वत्र, लक्ष्य एक हो विज्ञान में करें हम सोच को। बहुत-बहुत बेहतरीन सर, बहुत-बहुत शुक्रिया विज्ञान सुंदर को प्रमोट पंक्तियां आ करने रही हैं। के लिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आपने लिखी। और आदराम जी लिखते हैं, बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी, हार्दिक आभार। आपका भी सर बहुत-बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और उम्मीद है आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो हम आते हैं फिर से अपने प्रश्न पर कि विज्ञान संचार के क्या-क्या साधन हो सकते हैं और किस तरह से हम विज्ञान संचार करके विज्ञान को जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। ओवर टू यू सर। विज्ञान संचार हम लोगों के लिए तो चिर परिचित दो शब्द हैं, एक फ्रेज है, लेकिन
बहुत सारे जो श्रोता हैं या समाज में बहुत से ऐसे लोग होंगे लाखों में, जो कि विज्ञान संचार, विज्ञान लोकप्रियकरण को नहीं जानते होंगे, समझते नहीं होंगे। तो उनके लिए ये अनोखा शब्द होगा। तो इसके बारे में जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि इस इन दोनों शब्दों से मिलके जो भाव निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो यही निकलता है कि विज्ञान को संचारित करना, संप्रेषित करना, साझा करना। तो मोटा-मोटा जो इसका अर्थ है, वो यही है कि विज्ञान की जानकारी समाज तक लेके जाना, आम जनता तक लेकर जाना। और इसके जो मूल उद्देश्य है और जो एक मूल मंशा है, वो यही होती है कि समाज में ढेर सारी अवैज्ञानिक धारणाएँ होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, जैसा कि हम सभी आए दिन उसका हुँ, सामना करते हैं कि जी। साँप को लेके बहुत सारे अंधविश्वास हैं, कई सारे कस्टम्स हैं जो कि हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय देखने को मिलते हैं कि आपको हुँ, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है क्या? इसकी पड़ताल करनी चाहिए। हमें जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, विज्ञान संचार का जो उद्देश्य है, अंधविश्वास उन्मूलन करना समाज से। तो जी। उसका जो प्रारंभ है, वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट से शुरू होता है। तो साइंटिफिक हुँ, टेम्परामेंट ये है कि आप सवाल करिए, आप कोई भी बात कही जाए तो आप उसको एक बार में ही या बिना कुछ सोचे-समझे आप उसको स्वीकार ना करें। अ, हुँ, शायद कृष्ण और उससे पहले गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में भी इस बात का ज़िक्र किया है और अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था, सबक दिया था कि आप किसी की बात को बिना तर्क किए, बिना उसको तर्क की कसौटी पे कसे स्वीकार ना करो। ना करिए। भले वो आपके शिक्षक ही क्यों ना हो, आपके माता-पिता क्यों ना हो, आपके बड़े क्यों ना हो। क्योंकि हम हुँ, आम तौर पे क्या होता है, हमसे बड़े ने कहा है तो हम ये मान बैठते हैं कि बड़े उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं तो शायद ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हों, तार्किक कह रहे होंगे। लेकिन जी। ये पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले अ, उसका जो वैज्ञानिक आधार है, जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है, जो उसका तर्क है, उसका विज्ञान है, उसको समझना चाहिए और अगर वो सही पाया जाता है, तभी केवल स्वीकार करना चाहिए और ये हम जाने-अनजाने में अपने जीवन में इस फ़ॉर्मूले को अपनाते भी हैं। जैसे बहुत सारे जो अ, अल्प शिक्षित लोग, जैसे किसान होते हैं, उनके हुँ, पास कोई डिग्री, कोई अनुसंधान का अनुभव, कोई अध्ययन, कुछ भी नहीं होता है। कोई शिक्षा प्रॉपर फॉर्मल शिक्षा नहीं होती है। लेकिन वो अपने व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा और अपने पृष्ठभूमि जो उनके अनुभवों की एक किताब होती है उनके मन के अंदर, उस किताब के ज़रिए वो तर्क करके उस तर्क की कसौटी पे अपने कुछ कन्क्लूज़न्स निकालते हैं। खेती को जी। लेके बारिश कब होगी, बीज को कब बोना चाहिए और अगर इस तरफ से हवा चल रही है इस दिशा से, तो हमें अभी ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये हुँ, कुछ उदाहरण हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर हो सकता है कि शिक्षित लोगों में, प्रशिक्षित लोगों में ना पाया जाए और हो सकता है कि अल्प शिक्षित या अशिक्षित लोगों में पाया जाए। तो पाया जाए ये अनुभव के आधार पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। वे ये एक कॉमन सेंस कह सकते हैं, एक तर्क-वितर्क की बात है कि हम कोई भी बात सहसा स्वीकार ना करें। अगर ऐसा स्वभाव हमारा है, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कृष्ण ने दृष्टिकोण है। भी महाभारत में, गीता में ये मिलता है प्रसंग कि कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया महाभारत के दौरान,
तो अंत में कहा कि मैंने जितना उपदेश तुमको दिया, शिक्षा दिया, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या वो तर्क संगत है, क्या अतार्किक है, ये जो कुछ भी मैंने वृत्तांत तुमको सुनाया, तुमने सुन लिया, लेकिन अब तुम अपना जो एक्शन है वो अपने विवेक के आधार पे करना, मेरी बातों हम्म। को सुन के उसके आधार पे मत करना। तो कृष्ण ने जो विवेक शब्द का इस्तेमाल किया था वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। जी। तो विवेक जो हमारे भीतर का विवेक है, जो सहज ज्ञान है, कॉमन सेंस है, वही दरअसल साइंटिफिक टेम्पर होता है, वही हमारा वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टिकोण हमें है। हर क्षण जीवन में हर समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारे बच्चों को भी इसी तरह का प्रशिक्षण होना चाहिए। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का जो एक माहौल होता है तर्क करने का, सवाल करने का, जिज्ञासा सामने रखने का और उसका समाधान ढूंढ के ही संतुष्ट होने के बाद एक्शन लेने का, तो वो परिवार, वो समाज, वो देश प्रगति करता है और उन्नति करता है। तो आपका जो एक सवाल था वो अभी पीछे छूट गया है। ये तो जी। विज्ञान संचार और उसका जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण। के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही गहरी बातें आपने बताई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है और कहा भी गया है कि अगर विज्ञान अगर एक प्रश्न के बाद उत्तर देने के बाद अगर खत्म हो जाता है तो वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान वो है जो एक प्रश्न के बाद 10 प्रश्न और खड़े कर दे और और फिर खड़े उन कर 10 दे। प्रश्नों की खोज में फिर से 10 प्रश्न खड़े हो जाएँ तो वही विज्ञान है और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक्सप्लेन किया और हम फिर से उस अब प्रश्न पे आते हैं कि विज्ञान किस संचार तरह करने से के क्या-क्या साधन हो क्या सकते क्या हैं? तरीके, क्या क्या साधन क्या-क्या होते हैं? तरीके हैं, क्या-क्या तो माध्यम हैं? उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। विज्ञान विज्ञान संचार एक ब्रॉड एरिया है। उसमें लेखन भी आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, प्रिंट आता है। प्रिंट सबसे पुराना माध्यम है जो कि स्थायी माध्यम है। किताब, जी, मैगजीन और बुलेटिन, इस फॉर्म में जब चीजें आती हैं और उसमें विज्ञान की जानकारी दी जाती है। और विज्ञान संचार का जो अनिवार्य शर्त ये है कि वो आम जन की भाषा में होना चाहिए। और जी। जिस भाषा को आम जनता समझती है, उसके अपने जीवन के कुछ घटनाओं के प्रसंग होने चाहिए, उसके जीवन की कुछ छोटी छोटी बड़ी बातों से लिंक्ड हो, उसका जुड़ाव हो, उसका संबंध हो। कोई भी अगर वैज्ञानिक सिद्धांत हम सीधा सीधा उसके व्याख्या के साथ बताएंगे कि किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है और ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है, तो वो हुँ, उसको समझ में नहीं आएगा। समझ लेकिन हम नहीं उसको आएगा। एक उदाहरण के साथ, जीवन के एक साधारण सरल उदाहरण के साथ समझाएंगे, तो वो उसके जहन में, उसके मन में बैठ जाएगी और वो उसको समझ में आएगा। तो विज्ञान संचार में उदाहरणों के साथ, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम, इन तरीकों से समझाया जाता है। और एक बड़ा माध्यम है जो कि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में उसका प्रयोग होता है, लोक माध्यम, फोक जी। मीडिया। जैसे कठपुतली उसमें आता है, लोक हुँ, गीत आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, लोक संगीत आता है। लोक संस्कृति के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से जब विज्ञान की कोई जानकारी उस समुदाय हुँ, में शेयर की जाती है, तो वो वही माध्यम उनको समझा पाता है। क्योंकि आदिवासियों का समूह, वंचित जो जनजातियां हैं, उस समूह में आप प्रिंट को नहीं लागू कर सकते। प्रिंट मीडिया में आप कुछ किताब बना के, मैगजीन बना के आप दे दें, तो उनके समझ में नहीं आएगा। आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि उनका अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, हुँ, उनका पृष्ठभूमि अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं काम आएगी, सोशल मीडिया से उनका कोई वास्ता नहीं है। वास्ता अंडमान नहीं के है। जो
पोर्ट ब्लेयर में जो जारवा के 250 की संख्या में जो एक जनजाति पाई जाती है, ओंगीज पाए जाते हैं, अंडमानीज पाए जाते हैं, सेंटिनल प्रजाति है वो पाई जाती है। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, उनके पास कोई किताब नहीं है, उनके पास कोई रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है। जी। तो हम उनको उनकी ही भाषा, उनकी ही संस्कृति, उनके परिवेश को आधार बना के, उनका सहारा लेके उनको बताएंगे तो वो उनके समझ में आएगा। तो विज्ञान संचार के ये तौर तरीके होते हैं, माध्यम होते हैं, और स्क्रिप्ट किसी भी माध्यम में विज्ञान को संप्रेषित करने का, कम्युनिकेट करने का एक बेसिक एलिमेंट होता है। अगर आप रेडियो पे भी कुछ आपको बोलना है तो आप एक तो अगर डायरेक्ट इंटरव्यू है तो आपको स्क्रिप्ट की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी उसका एक बैकग्राउंड नोट, कॉन्सेप्ट नोट आपके पास होना चाहिए, और होता भी है। आमतौर पे जो भी कम्युनिकेटर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो एक बेसिक नोट डायरी या कोई कागज पे तो लिखते ही हैं कि हमें ये इन बिंदुओं पे बात की जानी है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा को शुरू करने से पहले भी कुछ बिंदु बनाए थे कि चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे। तो स्क्रिप्ट हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी माध्यम से साइंस को कम्युनिकेट करने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट में तो अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, रेडियो टीवी में भी जरूरत पड़ेगी, सोशल मीडिया में भी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, रिटेन टेक्स्ट की जरूरत होती है। और वंचित समुदाय या जो फोक मीडिया है, लोक माध्यम, उसमें भी हमें कुछ तो लिख के तैयार करना होगा। जैसे कोई स्टोरी, कोई प्ले या कोई कठपुतली के द्वारा हमें कोई संदेश प्रसारित करना है कि कोविड महामारी से कैसे बचें, रोकथाम कैसे किया जाए, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, उसकी जागरूकता। तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी, उसमें डायलॉग होगा, कुछ कैरेक्टर होंगे, तो वो एक एक करके डायलॉग करके वो अलग अलग पपेट से उसके पीछे से बैकग्राउंड वॉइस ओवर आएगा, अलग अलग जो कठपुतली है अपने अपने डायलॉग बोलेंगे। तो स्क्रिप्ट बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद वो जो मैंने बताया कि आम बोलचाल की भाषा और डेली लाइफ कनेक्ट उसकी जरूरत है, पड़ती है। और विज्ञान का जो सिद्धांत है उसको, उसकी अवहेलना, उसको इग्नोर नहीं करना है। साइंस कम्युनिकेशन में सरलता में हमें ये इजाजत और ये मोहलत नहीं मिलती कि हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को, रूल, उसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जो थियरी है, उसको हम डाइल्यूट कर दें, कुछ भी बता दें। न्यूटन के नियम के को हम कुछ भी नहीं बता सकते। केवल उसका जो समझाने का तरीका है और उसको कैसे समझ में आ जाए ऑडियंस को, उसके लिए हम उदाहरण के द्वारा सरल शब्दों में बता सकते हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि नार्लिकर जो बहुत बड़े साइंस प्रैक्टिशनर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, और साथ के साथ वो बहुत बड़े साइंस फिक्शन राइटर और साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। पुणे में रहते हैं, बहुत सारी साइंस फिक्शन स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, नेशनल बुक ट्रस्ट से पब्लिश हुई थी, माई टेल ऑफ 4 सिटीज। तो उसमें उन्होंने साइंस कम्युनिकेशन का अपना जो अनुभव है उसको एक चैप्टर दिया है, लिखा है उसके अंदर। उसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेटिंग साइंस इज लाइक बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर। तो उसके पीछे उनका तर्क ये है कि साइंस कम्युनिकेट करना, टेक्निकल राइटिंग, जो एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर रिसर्च पेपर लिखता है जिसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन करता है, अपना जो रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स को एक डेफिनिट फॉर्मेट में उसको लिखते हुए प्रेजेंट करता है, तो वो आसान है। लेकिन साइंस कम्युनिकेट एक लेमैन को,
एक जनरल ऑडियंस को, कॉमन मैन को साइंस की जानकारी देना वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर, जो एक पतली रस्सी पे चलने के हाथ में बराबर। छड़ी लेके जो चलते हैं मेलों जी। में और हम्म। उत्सवों में जो गांव में होता है, उसके जैसा कठिन काम है, क्योंकि सूचनाएं इस समय अनंत है। साइंस की, टेक्नोलॉजी की अनंत सूचनाएं पूरे हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं। लेकिन एक वो बात कहते हैं कि अ, कचरे का ढेर या भूसा का ढेर है, उसके अंदर एक पिन, जो ये आलपीन होती है, पिन होता है, उसके साइज का उतना उतना जानकारी महत्वपूर्ण होता है। और जी। एक साइंस कम्युनिकेटर उतनी छोटी सी जानकारी इतने अंबार के बीच में से वो निकालता है, और वो समुद्र में से रत्न निकालने जैसा होता है। तो हमें जी। सूचनाएं अनंत हैं, उसके अंदर से बहुत ही चुनिंदा और सत्यापित प्रामाणिक जानकारी फिल्टर करके निकालना है, और उसको सरलता से आम व्यक्ति, आम व्यक्ति के जीवन से, उसके उदाहरणों से जोड़ के उसको समझाना है, सब प्रस्तुत करना पहुंचाना है। है। और वैज्ञानिक सिद्धांत को डाइल्यूट नहीं करना है, उसको हल्का नहीं बनाना है, उसको अपनी व्याख्या नहीं देनी है, उसको बदलना नहीं है, उसको केवल सरल ढंग से समझाना है। सरल तो बता। ये विज्ञान संचार, तो ये विज्ञान संचार आपने। चैलेंजिंग चैलेंजिंग है, लेकिन बेहद जरूरी भी। ज़रूरी भी है और इसमें शुद्धता होनी चाहिए, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए, शुद्धता होनी चाहिए और मातृभाषा में अगर हो तो अच्छा है। जैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें समझने वाली भाषा में होती है, तो वो हमारे दिमाग में उतरती है, लेकिन अगर मातृभाषा में हो, तो दिल में उतर जाती है। तो जहाँ तक संभव हो विज्ञान जनसंचार जो है वो मातृभाषा में होना चाहिए और जैसे आपने बताया कि जो स्लम एरियाज़ है या फिर जो जाति जनजातियाँ हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर वो मातृभाषा में नहीं है, तो वो लोग कभी नहीं पहुँच समझ पाएँगे उस चीज़ को। और विज्ञान की जहाँ तक ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों की है, जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँचा है, वहाँ तक विज्ञान को पहुँचाना और वो जो महत्वपूर्ण काम है, वो एक विज्ञान संचारक ही करता है। इसलिए विज्ञान संचारक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगला जो प्रश्न है सर वो मेरा इसी पर बेस्ड है कि विज्ञान संचारक जो है क्या विज्ञान अनुसंधानकर्ता भी विज्ञान संचारक हो सकता है या क्या विज्ञान अनुसंधानकर्ता ही विज्ञान संचारक हो सकता है? तो इन दोनों पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। नहीं, दूसरे में दूसरा सत्य नहीं है, पहला सत्य है। विज्ञान जी। वैज्ञानिक भी विज्ञान संचारक हो सकता है। हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं, भारत में भी, विदेश और दुनिया में भी। भारत के उदाहरण हैं नार्लिकर, जो मैंने बताया, और उनसे भी पहले, नार्लिकर से भी सीनियर रहे हैं प्रोफेसर जी। यशपाल, जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन भी रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जो कि टेलीविजन, दूरदर्शन पे हम प्रोग्राम देखना हम सभी ने शुरू किया जी। 1980 के दशक में, तो वो उन्हीं का जो रिसर्च था और एप्लीकेशन था स्पेस हम्म। को लेकर, और टेलीकास्ट जो शुरू किया गया टेलीविजन के द्वारा उपग्रहों हम्म। पर आधारित। तो वो उपग्रहों से जो संदेश प्राप्त करके भारत के भीतर टेलीविजन सेट्स में प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का यशपाल ने शुरू किया था। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो वैज्ञानिक थे, जी। वैज्ञानिक अनुसंधान काम कर रहे थे, अनुसंधान कर, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे साइंस कम्युनिकेटर भी थे। भी टर्निंग थे। पॉइंट एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोचक धारावाहिक वीकली आता था दूरदर्शन पे, और उसके जो मुख्य सूत्रधार और वक्ता थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। तो वो वैज्ञानिक थे, तो विज्ञान की बातों को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत ही नजदीक से उसको जानते और समझते थे। समझते थे। तो बच्चों के जो सवाल आते थे टर्निंग पॉइंट में पोस्ट कार्ड में लिखकर, उन सवालों के वो जवाब देते थे बहुत ही अ, मजेदार अंदाज में, और वो बच्चों को एकदम दिल से छू जाता था।
हो सकता है कि उन सवालों के जवाब और उस धारावाहिक को देखकर उस दौर में, उस फेज में मुझे हो सकता है ये सच हो कि हजारों बच्चे प्रेरित होके विज्ञान पढ़ने लगे होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान में चले गए होंगे और कुछ साइंस कम्युनिकेशन में गए होंगे। तो ये एक एक उदाहरण हुआ नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर भी वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमी उनका जी। स्पेशलाइजेशन एरिया था और वो बहुत ही जबरदस्त साइंस कम्युनिकेटर हैं, साइंस फिक्शन राइटर हैं, जो कि एक साइंस फिक्शन साइंस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एक विधा होती है। हम्म। और इसके अलावा हमारे CNR राव ने भी साइंस को सोसाइटी से कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर हम्म। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम भी बहुत बड़े कम्युनिकेटर रहे हैं। और जी। भी ढेर सारे अनसंग हीरो होंगे जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के रहे और विज्ञान संचार में उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा और हम लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे तो मिलेंगे बहुत सारे इस तरह के मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। गुमनाम वैज्ञानिक जो कि विज्ञान संचार में अच्छा काम किया होगा उन्होंने। जी। तो सर और जैसे जो साइंस के दूसरा लोगों ने। जी। दूसरा आपने बताया कि वैज्ञानिक ही विज्ञान संचार करते हैं, वो जी। नहीं सही है। क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के भी नहीं है लेकिन विज्ञान संचार बखूबी करते हैं। लेकिन जी सर। शर्त यही है कि उन्हें उस विषय जिसके बारे में वो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं रेडियो टीवी पे या सोशल मीडिया पे, डिजिटल माध्यम पे, ब्लॉग पर या प्रिंट में, किताब के माध्यम से, अखबार या पत्रिका में, तो उन्हें हम्म। उस विषय में अ, डूब के उसका अध्ययन करना होता है। ये प्राथमिक शर्त है। अगर कोई संदेह है तो उन्हें उस विषय के कोई वैज्ञानिक है या कोई प्रोफेसर है, उससे हम्म। अपने शंका, अपनी दुविधा का समाधान पूछना चाहिए, सवाल पूछना पूछना चाहिए चाहिए। और उसका एक तार्किक समाधान, जवाब लेकर ही वो लिखना होता है। तो कोई नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड का भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का होता है तो वो और बखूबी लिख पाता है क्योंकि उसको वैज्ञानिक नॉलेज जो है उसकी समझ होती है। समझ तो होती है। और ट्रेनिंग से भी साइंस कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है उनके अंदर, तो वो राइटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं साइंस को लेकर। लेकिन कुछ लोग, NCSTC ने ढेर सारी श्रृंखला चलाई थी 1990 के दशक से करीब 20 साल तक। तो उसमें हम्म। साइंस राइटिंग, पॉपुलर साइंस कम्युनिकेशन को लेके सैकड़ों कार्य शिविर, वर्कशॉप आयोजित किए गए थे देश के अलग अलग कोनों में, हर जिले में। तो जी। उस प्रयास से भी ढेर सारे साइंस कम्युनिकेटर, 4 दिनों की कार्यशाला होती थी, तो अलग अलग विधाओं में साइंस कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, एक्सपर्ट्स को बुला के और 40-50 विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को रख के वो ट्रेनिंग आयोजित की जाती थी। और उस ट्रेनिंग से भी मुझे लगता है कि सैकड़ों साइंस कम्युनिकेटर जो आज की डेट में पूरे देश में साइंस कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, वो उससे निकले हुए हैं। और दुनिया के पटल पे कार्ल सागन एक बहुत बड़ा नाम है जो कि एक वैज्ञानिक भी रहे। यशपाल नार्लिकर और अब्दुल कलाम, CNR राव के ही श्रेणी में मैं जी। कार्ल सागन का नाम बता रहा हूँ कि वो ये भारत के पटल पे थे। ये 4-5 वैज्ञानिक जो चर्चित हैं। ऐसे कई हम्म। सारे गुमनाम भी होंगे जिसका मैंने जिक्र किया, जिन्हें हम नहीं जानते। और विश्व पटल पे कार्ल सागन एक बहुत बड़ा नाम है जो कि वो भी एस्ट्रोनॉमी के थे और अमेरिकी सरकार के वो एक वैज्ञानिक सलाहकार थे। और जी। उन्होंने ढेर सारी एस्ट्रोनॉमी को, पब्लिक को कैसे आसान शब्दों में समझाया जा सकता है, उस विषय को पुस्तकों के रूप में उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और आम जनता को वैज्ञानिक रूप से जागरूक करने के लिए उन किताबों का आज बेहद महत्व है। कॉस्मॉस और इस तरह की ढेर सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। और जो साइंस फिक्शन राइटर हैं, जूल्स बर्न, एडगर एलन पो और जो ये इनविजिबल मैन लिखा था साइंस फिक्शन की किताब, तो ऐसे हम्म। ढेर सारे, आर्थर सी क्लार्क,
ये बहुत से विज्ञान कथाकार दुनिया में हुए हैं जिन्होंने साइंस कम्युनिकेशन में बड़ी भूमिका निभाई है, साइंस फिक्शन के कृतियों को लिखकर। तो ये ढेर सारे प्रयास हुए हैं और ये सभी समाज को, आम जनता को वैज्ञानिक जागरूकता लाने के लिए, उनके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, और अंधविश्वास, जो समाज में अंधविश्वास व्याप्त है, उसका उन्मूलन करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। किए जा रहे हैं। सर जैसे कि हमारी सरकार भी है, मतलब हम लोग अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स भी प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान लोगों तक, जन-जन तक पहुँचे, और वो प्रिंट मीडिया से या फिर सोशल मीडिया किसी के भी थ्रू इस काम को कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने कहा था अधिवेशन में नागपुर में कि जब ये अगर लैब से विज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचा तो वो व्यर्थ है, और अगर वो लोगों तक पहुंच गया तभी सक्सेसफुल है। तो मैं जानना चाहूंगी अगले प्रश्न में आपसे कि क्या सरकार भी कुछ कदम उठा रही है जिससे कि विज्ञान संचार हो, लोगों तक पहुंचे, या विज्ञान संचारकों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा किया गया है जिससे कि वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो? तो ऐसी कुछ नीतियां हैं, कोई प्राइज, मतलब कुछ पुरस्कार रखा गया है, कोई उपाधि है, तो उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान संचार के लिए कई सारी नीतियां बनी हैं। 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया था। उसके बाद 1983 में टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट आया था, और उसके हम्म। बाद 2001 में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आई। 2013 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस कोलकाता में हुआ, उसमें भी STIP, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाई गई थी। 2020 में अभी रिसेंटली एक नया प्रारूप आया है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी का, जिसमें जी। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ और वैज्ञानिक संचार, विज्ञान लोकप्रियकरण और विज्ञान संचार के बारे में भी बल दिया गया है। तो सरकार निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान को भी महत्व देती रही है, अनेक प्रकार के पुरस्कारों और सम्मान का प्रावधान करती है, और उसके साथ साथ विज्ञान संचार के क्षेत्र में भी इस तरह के योगदान और प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो मतलब सभी लोग लगे हैं विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में, विज्ञान का विकास करने में। तो अब हम आते हैं सर अपने अंतिम प्रश्न पर, और हम ये जानना चाहते हैं कि विज्ञान अनुसंधान और विज्ञान संचार, ये आपस में पूरक हैं, एक दूसरे में इनमें तालमेल होना जरूरी है, या कोई एक इम्पॉर्टेंट है या दोनों इम्पॉर्टेंट है? तो सर इसके बारे में हम आपसे अब जानना चाहेंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों की अपनी उपयोगिता है, महत्व है। केवल किसी एक को ज्यादा महत्वपूर्ण कहना और दूसरे को उससे कम महत्वपूर्ण बताना, ये ये भी अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि जीवन में हर पक्ष महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो। जैसे सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान भी समाज के लिए आवश्यक है, और विज्ञान संचार भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों अपने अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि जो विज्ञान संचार किया जाता है उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वैज्ञानिक अनुसंधान ही है। वैज्ञानिक अनुसंधान से जो आउटकम आता है, उसी आउटकम, अचीवमेंट, माइलस्टोन, ब्रेक थ्रू के जरिए समाज को बात आगे पहुंचाने का काम साइंस कम्युनिकेटर करता है। तो अगर अनुसंधान नहीं होगा तो साइंस कम्युनिकेटर के पास कम्युनिकेट करने के लिए कंटेंट नहीं होगा। तो वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंटेंट नहीं हो। और तो दोनों को आपस में तालमेल बिठा के ही गाड़ी आगे चलनी है। तो और इसमें वैज्ञानिक जो अनुसंधान और प्रयोग का काम कर रहे हैं प्रयोगशालाओं के अंदर, वो भी बखूबी अ, विज्ञान संचार का काम पूरा कर सकते हैं, समाज तक अपने अनुसंधान की जानकारी सरल शब्दों में दे सकते हैं, और उसके साथ साथ
जो मीडिया है उसके साथ जुड़कर भी अपने अनुसंधान को बता सकते हैं, और वो मीडिया या कम्युनिकेटर आगे जाके अलग-अलग चरणों में, अलग-अलग कार्यक्रमों के ज़रिए, अलग-अलग प्रकाशनों के ज़रिए उस बात को, उस वैज्ञानिक जानकारी को समाज के बीच में ले जाने का काम कर सकते हैं। जो कि अल्टीमेटली जो गोल है वो यही है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और अंधविश्वास का उन्मूलन करना, और लोगों के भीतर तार्किक सूझबूझ का विकास करना। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो विज्ञान संचार हम सबने ये जाना कि अनुसंधान जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी विज्ञान संचार भी है, और इन दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और हमने बात की विज्ञान संचार की विभिन्न विधाओं की, विभिन्न माध्यमों की। तो एक और जो माध्यम है वो है विज्ञान कविता। विज्ञान कविताओं के द्वारा भी हम जन-जन तक पहुँच सकते हैं सरल माध्यम से। और मैं जनता को बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में CSIR द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी, जिसमें सभी विज्ञान कवियों की कविताओं का एक बहुत सुंदर समायोजन है। और ये विज्ञान संचारकों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और इन कविताओं को लोगों तक पहुँचाया भी जा सकता है। उन्हीं में एक कविता थी डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी की, और अगर सर सुनाना चाहें तो मैं आग्रह करूँगी कि सर आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे हम, जो कि आपकी स्वरचित है। वो कविता जीवाश्म। मेरे पास वो कविता कोशिका, उसको मुझे अभी यस, देखना होगा। कोशिका। आपके पास उपलब्ध है क्या? सर मेरे पास है, मैं आपको भेज देती हूँ। मेरे पास भी वो किताब होनी चाहिए, और मैं उसको कोशिश करता हूँ। जी। सर एक्चुअली हमें लगा था कि आप बचना चाहेंगे, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख लिया था। तो मैं आपको अभी भेज अच्छा, देती हूँ। लेकिन हम सुनना मुझे आपके मुँह से ही चाहेंगे। जी सर, आपके वो पास पहुँच गई? कविता, हाँ मेरे पास वो किताब है जीवाश्म। भी। सॉरी, कोशिका। कोशिका। यस। ये कविता कोशिका के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोशिका हम सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें मनुष्य, जंतु और पौधा, ये तीन आते हैं। तो जी। उनका जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, वो कोशिका होती है, जिसे सेल कहते हैं। उसी को लेके एक छोटा सा टूटा फूटा रचना मैंने लिखा था कि स्वागत है कोशिका सर। एक रचना जो है सूक्ष्म इतना कि हमें दिखता नहीं, स्थूल शरीर इस पर टिका होगा ऐसा लगता नहीं। एक रचना जो है सूक्ष्म इतना कि हमें दिखता नहीं, स्थूल शरीर इस पर टिका होगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन यह रचना है रची बसी मेरे भीतर, मेरे ही नहीं, यह मौजूद सभी जीवों के अंदर। बहुत ये खूब। है जीव शरीर की मूलभूत इकाई और जीवन का आधार मेरे भाई। ये जो कोशिका है, ये है जीव शरीर की मूलभूत इकाई और जीवन का आधार मेरे भाई। अंग्रेजी में कहलाता यह सेल और हिंदी में कोशिका, मगर ध्यान रहे ये है हमारे जीवन की पोशिका। कोशिका। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सेल का किया अवलोकन सबसे पहले, जीव की मूल इकाई को नहीं देखा था किसी ने उसके पहले। जी। हर जीव के शरीर में लाखों करोड़ों होते हैं सेल, और इन सबकी एकजुटता से चले जीवन का खेल। हर जीव के शरीर में लाखों करोड़ों होते हैं सेल, और इन सबकी एकजुटता से चले जीवन का खेल। खेल। छोटा इतना कि माइक्रोस्कोप चाहिए इसके अवलोकन और अध्ययन के लिए। इसमें लग जाए गर कोई विकार तो परेशानी बन जाए सदा के लिए। छोटा इतना कि माइक्रोस्कोप चाहिए इसके अवलोकन और अध्ययन के लिए। इसमें लग जाए गर कोई विकार तो परेशानी बन जाए सदा के लिए। सदा के लिए। कोशिका कोशिका अपने आप में है एक कारखाना, जीवन का सुर, ताल और खजाना। खजाना। कोशिका अपने आप में है एक कारखाना, जीवन का सुर, ताल और खजाना। कोशिका है जीवन का एक लघु रूप, ऊतक और अंग इसके भावी स्वरूप। बहुत इनका खूब। आपस में तालमेल बनाए जैविक क्रियाओं को सुगम। रोग का अगर हुआ घालमेल
जीवन की डगर हो जाती दुर्गम। इनका आपस में तालमेल बनाए जैविक क्रियाओं को सुगम। रोग का अगर हुआ घालमेल तो जीवन की डगर हो जाती दुर्गम। कोशिका है जीवन का आधार, सेल डेथ रीजेनरेशन नैसर्गिक प्रक्रिया। कोशिका है जीवन का आधार, सेल डेथ रीजेनरेशन नैसर्गिक प्रक्रिया। कोशिका जीव की मूलभूत इकाई, जिस पर निर्भर समस्त जैविक क्रिया। कोशिका जीव की मूलभूत इकाई, जिस पर निर्भर समस्त जैविक क्रिया। तो ये बहुत एक खूब। छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। कविता, जैसा कि साहित्यकार जानते हैं और ये उसी मूल भावना के साथ लिखते हैं कि कविता में एक एक शब्द है बहुत कीमती होता है। हर एक शब्द को बहुत तौल के कवि अपने कविता में प्रयोग करता है। तो जी, उन एक एक शब्दों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और थोड़े शब्दों में ढेर सारी बातें कह दी जाती हैं। गागर में सागर का काम करता है कविता। तो जी, विज्ञान बिल्कुल। कविता भी विज्ञान कथा की तरह एक बेहद इफेक्टिव फॉर्मेट है। एक बहुत ही प्रभावशाली विधा है विज्ञान को लोकप्रियकरण करने के लिए। क्योंकि छोटे शब्दों में एक पृष्ठ की या 4 स्टैंजा की अगर कोई कविता है, उसके जरिए विज्ञान कवि अगर नाभिकीय संलयन या ग्लोबल वार्मिंग या कोविड महामारी या जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर देता है और भविष्य का दर्शन करा दे रहा है कि हम आज की जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं हम सभी मिलकर पृथ्वी को रहने लायक नहीं बनाने के लिए, कि ऐसी हुँ, परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि पृथ्वी कल को खतरे में आ जाएगी। तो इस जी, चेतावनी को अगर 4 स्टैंजा में कवि ने लिख दिया और कोई व्यक्ति एक किताब में वही बात लिखेगा जो कि 150 पन्ने की है, तो वो एक पृष्ठ में 4 स्टैंजा में जो कवि ने कह दिया, उसको लिखने के लिए किसी दूसरे लेखक ने 150 पृष्ठों की किताब लिखी। तो प्रभावशाली कौन हुई, वो कविता या वो 150 पृष्ठों की किताब। तो कविता। कविता का ये महत्व होता है। सर, बहुत सही कहा आपने, गागर में सागर होती है कविता। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उसमें भी कवि हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर लखेड़ा जी, जो कि विज्ञानकों को प्रमोट करते हैं। विज्ञानको भी अपने आप में गागर में सागर ही है, जो सिर्फ 17 मात्राओं से अपनी एक पूरी बात कह देता है। और इसके साथ ही आदराम नायक जी जुड़े हुए हैं, जो मैंने जिस बुक का जिक्र किया उसमें सर की भी कविताएं हैं, आकाश गंगा। और हमारे साथ और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें कवि भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, वो भी कविताएं लिखते हैं, विज्ञान कविताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में मैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी का हार्दिक आभार करूंगी कि सर ने वक्त दिया। 1 घंटे का प्रॉमिस था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन सर की कविता नहीं सुनते तो ये सेशन अधूरा रहता। तो बहुत-बहुत आभार सर, अपना वक़्त बहुत देने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। ये जानकारी जो कि आगे भी हमारे दर्शक इसको सुनते रहेंगे और इस जानकारी को से अपना लाभान्वित होते रहेंगे। तो आपका जुड़ने आपको का भी बहुत और बहुत इतनी धन्यवाद। सारी बातें बताने के लिए बहुत-बहुत और आभार। भारतीय विज्ञान लेखक समूह, विज्ञान संचारक समूह का भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद, अनिल त्रिपाठी जी का धन्यवाद। और जो इस चर्चा के दौरान जो हमारे साथ सुभाष लखेड़ा जी, आदराम नायक जी, जितेंद्र कुमार जी जुड़े रहे, उन सभी लोगों को भी, ऐसे अनेक जो दर्शक और श्रोता हैं जो अभी देख रहे हैं और कल और परसों आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे, तो उन जी, सभी का सभी को अग्रिम बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये विज्ञान संचार का कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार सर।